नमस्कार, मेरा नाम इरफान। आज युवा शक्ति के इस खास कार्यक्रम बिहार की बात युवाओं के साथ में आप सभी का स्वागत है। रतन जी, आप बिहार से हैं जी और आपको हालात का पूरा अंदाजा है कि कैसे हालात हैं, कि आप जी। कैसे बयां करेंगे इस पूरे हालात को? तो अभी तो चुनाव आ रहा है, जो भी राजनीतिक दल के लीडर्स हैं उनका दौरा शुरू हो गया है। तो अभी तक हम जो देख रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि चाहे वो पंचायत लेवल से हो या फिर क्या कहते हैं जिला पार्षद का हो, और एमएलए जो होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स, उनका चुनाव ये मैं इलेक्शन व्यू से बता रहा हूँ कि वो सिर्फ इस मुद्दे पे कर लेता है कि ज़्यादातर लोग किसको वोट कर रहे हैं। मैक्सिमम कुछ लोग यहाँ ऐसे भी होते हैं कि हमारे जाति से कौन आ रहे हैं, और कुछ लोग बहुत कम परसेंटेज कहेंगे जो अपने इंटेलेक्चुअलिटी से, दिमाग से वो वोट देते हैं कि नहीं हमारा प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए। खबरें आ रही हैं कि जब भी नेता जब संपर्क के लिए जा रहे हैं तो जितने भी परेशान किसान हैं, युवा बेरोजगार जो हैं, वो लोग सवाल यही पूछ रहे हैं कि अब तक 5 साल में आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, आज क्यों आ रहे हैं? ये बिल्कुल सवाल, सर, और कई जगह से लोगों ने उन्हें वापस भेजा भी है। बिल्कुल। ऐसे हालात में मैं ये जानना चाहूंगा कि आप भी युवा हैं, आपने क्या अपने इलाके में ऐसी खबरें आपको मिली हैं या फिर लोगों का क्या सेंस? और उन लोगों का भी जो अपने आप को ऐसे सिचुएशन में, इलेक्शन के समय में जब वो वोट मांगने के लिए आते हैं तो सवाल करना सीख गए हैं। बहुत 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 शुक्रिया रतन जी। रतन जी, मैं अब टीना जी से मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि वो बिहार को लीड कर रही है युवा शक्ति की तरफ से, इनको एक्सपीरियंस है बाहर भी रही हैं। जब यहाँ आप आई, आप बिहार में जब काम करना शुरू की, तो आपको कितना अलग लगा? आपको कितना ये लगा कि अरे ये ऐसा होता तो शायद हम लोग आगे और बढ़ते, ये स्थिति ना होती? पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं यहीं की हूँ, लोकल हूँ। मेरी स्कूलिंग यहीं से हुई है, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से आती हूँ मैं। जहाँ तक मेरा बाहर विदेश में रहने का और वहाँ काम करने का एक्सपीरियंस है, तो वहाँ पे अलग तरह की दिक्कतें होती हैं। जैसे कि अलग तरह की दिक्कतें होती हैं, लेकिन बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी हैं। जैसे कि जेंडर, लड़के लड़कियों में फर्क करना, इकोनॉमिकल स्टेटस के हिसाब से फर्क करना। आप इमिग्रेंट हैं बाहर से, तो अगर आप आ रहे हैं तो वो फर्क करते हैं। तो बहुत सारी चीजें कॉमन भी हैं इस चीज में, बिहार में या इंडिया में और बाहर के देशों में। जैसे आपने कहा कि प्रवासी लोगों के साथ जो फर्क और डिस्क्रिमिनेशन आपने देखा, वहाँ क्या वैसा ही फर्क था, वैसा ही डिस्क्रिमिनेशन था जैसे हमने अपने देश में मजदूरों के साथ देखा, जो बिहारियों के साथ देखा, जो बिहारी दूसरे राज्यों में, तो वैसे ही फर्क दिखा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बाहर जो जाते हैं, अगर मान लीजिए मैंने जर्मनी में देखा कि टर्की से लोग आए हुए हैं या सीरिया से लोग आए हुए हैं, तो उनका फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं है या उनमें एजुकेशन की कमी है, तभी वो बाहर से आकर के वहां पे लो कॉस्ट पे काम कर रहे हैं। बस उसी हिसाब से बिहार के लोगों का भी बाहर आप महाराष्ट्र में देखिएगा या दिल्ली साइड में देखिएगा, साउथ इंडिया में देखिएगा, तो उनके साथ भी सेम चीजों पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है कि वो पढ़े लिखे नहीं है या फिर मजदूरी करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं। तो ये बहुत बड़ी बात आ जाती है, बहुत कॉमन चीज हो जाती है दोनों चीजों में। और ये मेरे ख्याल से माइग्रेशन का मुद्दा जो है वो ग्लोबल है, ना कि सिर्फ एक छोटी सी जगह का है, और उसको कैसे सॉल्व किया जाए ये बहुत बड़ी बात है। बिहार के की बात जब आप करेंगे तो यहाँ पे 2-3 चीजें बहुत स्ट्रॉन्ग हैं जो कि डिस्क्रिमिनेशन के मामले में। एक तो ये है कि लड़के लड़कियों में बहुत फर्क होता है। लड़कियों को जल्दी शादी कर देना, 18 साल से कम में शादी कर देना, वो अभी भी हो रहा है। जब वो शादी करके जाती हैं तो उनको बाहर नहीं निकलने देना, या फिर उनकी पढ़ाई के ऊपर रोक लगा देना। जब थोड़ी सी बड़ी हो गई तो लोग डरने लगते हैं कि कहीं कुछ, माँ बाप डरने लगते हैं या समाज डराने लगता है कि भाई, माँ बाप को डराने लगता है कि भाई अगर ये लड़की बाहर निकलेगी तो या तो बहुत आगे बढ़ जाएगी या कैरेक्टरलेस हो जाएगी। इस तरह का एक मेंटालिटी बना हुआ रहता है। ये नहीं देखना है कि आप उनको अगर पढ़ा रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो उनकी अपनी बुद्धि बढ़ेगी। उनकी बुद्धि बढ़ेगी तो आपका नेक्स्ट जनरेशन जो है वो उसकी बुद्धि बढ़ेगी, क्योंकि
लड़की जो है वो माँ भी होती है, माँ के साथ बच्चा जो है वो 90% समय जो है वो अपनी माँ के साथ गुजारता है। तो अगर माँ की बुद्धि आप नहीं बढ़ाएंगे तो उस बच्चे की बुद्धि क्या बढ़ा पाएंगे आप? ठीक है, ठीक तो है, ठीक। एक तो ये मुद्दा हुआ। दूसरा ये मुद्दा हुआ कि जाति पाति का बहुत है यहाँ पे, जात का, कास्ट हायरार्की बहुत है, वो पहले से ही बहुत रहा है, अब थोड़ा बहुत शायद कम हुआ होगा, लेकिन अभी भी गांव में और शहरों में भी यहाँ के कास्ट के ऊपर बहुत डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो ये दो चीजें हैं। इसमें ही आप देखिएगा माइग्रेशन में जो लोग ज्यादा बाहर जाते हैं वो लोअर कास्ट के होते हैं, वो अपर कास्ट के नहीं होते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि लोअर कास्ट के लोगों में एजुकेशन की कमी होती है या पैसे की कमी होती है। हसीब से जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है वहाँ पे युवाओं में जागरूकता है? क्या वो सवाल पूछना जानते हैं? क्या वो अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं? अभी जो के हालात हैं, यहाँ के जो युवा हैं उनमें सवाल करने की क्षमता धीरे धीरे जाग रही है। जो पिछले 15 में यहाँ बिहार की जो हालत बई है और जो उससे त्रस्त हो रहे हैं, बेरोजगार युवा अशिक्षित हैं, यहाँ स्वास्थ्य की बड़ी समस्या, इन सब चीजों को लेकर युवा कुंठित हैं, सब चाहते हैं और पूछना चाहते हैं। और इसी संदर्भ में ने अभी क्या था एक सवाल कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि उनसे सवाल करते हैं, उनसे सवाल ही नहीं करता। अभी मानार में एक स्थानीय नेता खदेड़ के भगाया गया, वो त्रस्त हो गए सिस्टम से, जो पिछले कुछ वर्षों में जनरेट हुई है। युवा यहाँ बहुत परेशान है, बहुत विचलित हैं, वो आक्रोशित होकर भी कहते हैं और बहुत एग्रेसिव हैं, और जो यहाँ कम्युनिटीज है उससे पर उठना चाहते हैं। तो सरकार ने जो एक राजनीतिक ने इन लोगों को पंगु बनाया है, इन लोगों को सोचने समझ की जो खत्म कर दी है, इनका माइंड कन्वर्ट कर दिया है, उससे वो उभर रहे हैं, वो उससे उभर रहे हैं और सवाल कर रहे हैं प्रतिनिधियों से, अपने अधिकारियों से, अपने अफसरों से, और युवाओं में बदलाव आया है। मैं निर्जेश जी से जानना चाहूंगा, कुछ बताइए, एक युवा जो दलित हैं, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनकी क्या स्थिति है आपके इलाके में? क्या वैसे वो भी सोचते हैं? क्या उनको लगता है कि अब हमें जाति से ऊपर उठ के समझना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए अपने प्रतिनिधि से? तो मैं अभी देख रहा हूँ कि युवा काफी चेंजिंग चाह रहे हैं और लाना चाह रहे हैं, और उसके लिए आगे भी आ रहे हैं। हर तबके के युवा हैं जो आगे आ रहे हैं, वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो। अभी कल ही मोमबत्ती कैंडल मार्च निकाले थे लोग, अंधेरा किए थे शाम को, कि कैसे हम लोग को बेरोजगार किया जा रहा है। प्राइवेट जितने सेंट्रल ये हैं, हमारा एनसीबी हो, सीबीआई हो, इस सब को मैनेज करना, टॉप ऑर्डर को कैसे मैनेज करके और निचले पूरे ऑर्डर को बर्बाद कर देना, इसमें लगी है गवर्नमेंट। और युवा पूरा एक्टिव है, और हम लोग के गांव में भी चर्चा हो रही है कि विधायक आएगा, सांसद आएगा तो पूछेंगे कि उसने क्या किया मेरे लिए, और हम मोटिवेट भी करने का काम कर रहे हैं। जरूर पूछना है, मैं भी लीड करूंगा उसको, और हक के लिए आवाज उठाना है, पीछे नहीं रहना है। लड़कियां भी आगे आ रही है। तो थाली ताली ये कोरोना में बजवाए थे, कोरोना में इनका नाटक था गवर्नमेंट का, लेकिन अब थाली ताली युवा बजा रहे हैं कि रोजगार दो मुझे। थाली ताली बजा के सरकार को सचेत कर रहे हैं कि अब ये नाटक ड्रामा, मीडियाबाजी और ये जो मोबिलाइजेशन का इनका तरह तरह का प्रोपेगेंडा होता है कि चुनाव के टाइम निकल के आता है, तरह तरह का लॉलीपॉप, चुनावी लॉलीपॉप कह सकते हैं सर इसको, कि ये अभी जैसे एग्जाम टाइम आया तो ये सारे फॉर्म एग्जाम का निकाल देंगे, उसको ये कर देंगे। लेकिन मैं बिहार का बात करूं सर, तो बिहार एसएससी का फॉर्म 2014 में निकला था, जिसका एग्जाम 2019 में हुआ है सर, और उसकी रिजल्ट 2020 तक भी नहीं आई है। और ये हालत है हमारा बिहार का और हमारे देश का, बिहार का ही नहीं हमारे देश का। मीडिया सब जगह एक ही मुद्दा लेके, उनको मीडिया को धर्म की केवल दिखती है, जात की मुद्दा, धर्म की राजनीति बस करना है, हिंदू मुस्लिम दिन भर बजाते रहना है सर चैनल पे। उनको ये नहीं देखता है कि लोग कितना % बेरोजगार हो रहे हैं। बाढ़ से सर बिहार मेरा पूरे 60% बाढ़ से बिहार पूरा हर साल त्रस्त होता है सर। उसके नाम पे करोड़ों करोड़ों का घोटाला होता है, अरबों का सर घोटाला होता है प्रत्येक वर्ष। एक इनको ये नहीं पता, यहाँ का एक छोटा सा इंजीनियर को ये नहीं पता कि ये उनको भी मैनेज कर दिया जाता है कि पुल के पास से कि लगभग 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर का उसका एक्सटेंशन होता है, ये भी नहीं लगाया जाता है।
जो कि सर इस बार मतलब बाढ़ में सारा हमारा जो जिसको रोड अटैच होता है पुल से, वो सर सब जगह ध्वस्त हो गए, सब जगह बह गए। लेकिन उस मुद्दे को दबा दिया जाता है सर, एक बार चैनल पे दिखा, दूसरी बार नहीं दिखेगा। लेकिन इनको आपने गोपालगंज में देखा था, गोपालगंज में जैसे बिल्कुल सर वही वाला मतलब ऐसी हालत। गोपालगंज में नहीं सर, गोपालगंज में ही नहीं सर, कई जगह अभी है जो कि मुझे नाम नहीं याद है, कई जगह उद्घाटन करने वाले थे नीतीश जी, लेकिन वहां पहले ही उद्घाटन से एक दिन बिफोर, 1 डे बिफोर पुल ढह जाता है, ध्वस्त हो जाता है। लेकिन मीडिया का नजर वहां नहीं जाता, क्योंकि मीडिया सरकार से मैनेज है, जो मैं खुलेआम बोल रहा हूं सर। और मैं मतलब ये मीडिया का सबसे बड़ा रील होता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया, लेकिन मीडिया बिल्कुल अपने अधिकार को, अपने राइट्स को और अपना जो उनका अपना स्टेटस है उसको बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। बिल्कुल वो अपना टीआरपी के चक्कर में पड़े हुए हैं, टीआरपी के चक्कर में पूरा उनका कुछ भी मैटर चले या ना चले, एक मैटर को दिन भर चलाना है। प्लेन क्रैश हो जाता है तो दिन भर चलाना है, युवाओं का जिंदगी क्रैश हो रहा है तो 1 मिनट नहीं चलाते हैं सर। और सर मैं इसके लिए कई कैंपेन भी चलाए हूँ चुनाव के टाइम। मैं सर पिछले बार चुनाव में बूथ पे मुझे पुलिस ने धक्का दे दिया, लेकिन विरोध किया सर, और वो बूथ में हर एक कैंडिडेट के साथ जाते थे, मतदानकर्ता के साथ, और बताते थे कि इसी को वोट देना है, पार्टिकुलर बीजेपी को वोट देना है। मैं नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन मेरा मुद्दा यही था सर एक्चुअल, तो मैंने उसका विरोध किया कि आप नहीं कह सकते, आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, आप बूथ को देखने हैं सर, आपका ये काम नहीं है कि हर एक मतदाता को ये बताना कि आप किसे वोट दें। मतदान सेल्फ अधिकार है, पर्सनल राइट है वो, और वो खुद के सूझबूझ से जिन्हें देना होगा देंगे। अच्छा, एक चीज सर आपने युवा की बात की, आपसे कि युवा एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, तो क्या ऐसा ही है जो आपके फैमिली के जो बुजुर्ग लोग हैं, क्या वो भी बदलाव की तरफ सोच रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल बदलाव की तरफ सोच रहे हैं और काम की तरफ सोच रहे हैं सर। जो काम नहीं किया वो आपस में गुटुरगु हो रहा है, मतलब आपस में सब बात करते रहते हैं, और जब कोई रिप्रेजेंटेटिव आते हैं या विधायक या कुछ भी, तो सब लोग बोलते भी हैं सर, और उसमें पूरा आवाज उठाते हैं। जो कि अभी नल जल योजना चल रहा है, पूरी धांधली हो रही है पूरा बिहार में, पूरा एकदम खुलेआम मनरेगा का पूरे लूट चल रहा है सर। सब काम मजदूर से कराना है, 100 दिन रोजगार की गारंटी दी जाती है, एक दिन भी सर रोजगार मजदूर को नहीं दी जाती। सब ट्रैक्टर से काम कराया जाता है सर, जेसीबी से काम कराया जाता है। ठीक है नीजेश जी, मैं अब रंजीत जी से मैं पूछना चाहूंगा। तो रंजीत जी आप बताइए कि आपकी क्या सोच है, आप किस तरह से देखते हैं? बदलाव तो बहुत काफी ये लोग सीरियस होके चाहते हैं, क्योंकि नजरबाजी तो होता ही है, लेकिन इन लोग के है कि बदलाव का पूरा अब जो है इन्वायरमेंट बन रहा है युवाओं में, कि काफी चुनौतियां हैं आज के डेट में। लोग को नौकरी पाना, लोग निराश होने की क्या किया जाए, इस परिस्थिति में कई लोग तो है कि आत्महत्या भी कर लेते हैं। अभी जो रोजगार की स्थिति है, लोग के समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। कुछ लोग ऐसे युवा है जो कि गलत कदम भी उठा रहे हैं। ये सब जिम्मेदार सरकार का भी माना जा सकता है, क्योंकि सरकार भी इसका जिम्मेदार है, और व्यवस्था को भी मानते हैं। इसमें करप्शन भी बहुत बड़ा योगदान देती है, क्योंकि करप्शन हमारे देश को जो रूट है, जो उसका नींव है, उसको बहुत ही कमजोर बना दिया है। ये आपने काफी करीब से देखा है और इसको समझा है। मैं जानना चाहूंगा कि हमारे साथ हमारे युवा शक्ति टीम के काफी ग्रासरूट लोग भी जुड़े हुए हैं। इरफान खान ने जिन्होंने जिनका कोर्स ही मास्टर मानव अधिकार पे किया हुआ है, इससे जुड़े हुए हैं, इनसे जानना चाहेंगे। अब आज के परिदेश में, चाहे वो बिहार हो या पूरे देश की हम बात करें युवाओं की और मानव अधिकार की, तो हर जगह कहीं ना कहीं इसका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है प्रशासन की तरफ से और सरकारों की तरफ से। और इसका जीता जागता नमूना हमने पिछले साल जो दिसंबर से सीए एनआरसी के अगेंस्ट जो लोगों ने अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए और अपने फंडामेंटल राइट्स को लेकर के जो आवाज उठाई और प्रोटेस्ट करना शुरू किया, तो किस तरीके से उनके राइट्स को वायलेट किया गया, पूरा दुनिया ने देखा उसको, भारत नहीं बल्कि विदेश की मीडिया ने भी, और उसको अलग अलग तरीके से दिखाया गया। कुछ अभी हमारे युवा साथी मीडिया की रोल की बात कर रहे थे, तो जो मुझे ऐसा लगता है कि जो इस देश में गरीब हैं, जो कमजोर वर्ग है, खास करके अल्पसंख्यक, दलित और ओबीसी पिछड़ा वर्ग, उनके अधिकारों को दबाने में या यूं कहें कि उनका हक न मिलने में सरकार का जितना योगदान है, कहीं उससे ज्यादा मीडिया का भी योगदान है। कि मीडिया कहीं ना कहीं टीआरपी के चक्कर में कह लें या किसी प्रोपेगेंडा या किसी एक आइडियोलॉजी की तरफ उसका झुकाव है,
जिसके वजह से जो देश के असल मुद्दे हैं, चाहे वो गरीबी है, आज बेरोजगारी अपने 45 साल के सबसे उच्च स्तर पे है, या फिर जो अर्थव्यवस्था अभी हाल में जीडीपी का आंकड़ा आया है कि -23 में हम चले गए हैं, जो बहुत ही देश के लिए चिंता का विषय है। इन सब मुद्दों पे न बात हो करके अगर हम उलूल जुलूल के विषयों में 24 घंटा टीवी पे जो डिबेट चल रहा है कि किस तरीके से सुशांत सिंह का हो गया, या किसी एक सेलिब्रिटी को पकड़ लेते हैं और उसके पीछे रातों रात दिनों दिन चल रहा है मसला, तो ये सब क्या है? ये एक तरीके से देखा जाए कि एक इंसान को अगर उसका बुनियादी हक नहीं मिल रहा है तो कहीं न कहीं वो मानव अधिकार का उल्लंघन ही है। आज 21वीं सदी में 2020 में दुनिया चाँद सितारे पे जाने की बात करती है और हम आज शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, हमको दवाई नहीं मिल रहा है, अस्पताल में बेड नहीं है। अभी 2 दिन पहले बिहार से ही खबर आई कि बेड है तो चादर उस पे नहीं है, अस्पताल में दवाई नहीं है, नर्स नहीं है। तो अभी ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं इंसान के बुनियादी ज़रूरतों से जुड़ा हुआ है, और अगर सरकार इन सब ज़रूरत को भी अगर लोगों की प्राथमिकता को नहीं पूरा करती है, तो वो रोज़ हर पल जो है कि लोगों के अधिकार का उल्लंघन कर रही है, मेरा ये मानना है। अच्छा, मैं ये रतन जी से मैं जानना चाहूँगा। रतन जी, आप बता रहे थे कि आप क्लासिकल सिंगिंग और ये सब भी में शौक रखते हैं और दूसरे को सिखाते भी हैं। कुछ गा के हमें बताएँगे क्या? एक देशभक्ति गाना है जो वीर ज़ारा मूवी का है फिल्म। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरिया उड़ जाए, हो गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरिया उड़ जाए। यहाँ भी वही शाम है वही सवेरा, वही शाम है वही सवेरा, जैसा ही देश है मेरा वैसा देश है तेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हो जैसा देश है तेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है तेरा, हो जैसा देश है मेरा। धन्यवाद सर। शुक्रिया रतन जी, काश हमारा देश ऐसा ही होता। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इसके लिए कोशिश करेंगे। हम लोग सभी युवा एक नई उम्मीद के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। और मैं अब थोड़ा सा टीना जी से फिर मैं सुनना चाहूंगा कि जैसे आप बिहार के अलग अलग युवाओं से बात कर रही हैं कि आप सबको बुलाए कर रही हैं, क्वेश्चन पूछना आना चाहिए, आप जाति धर्म के ऊपर उठ के करना चाहिए, आपको कैसा रिएक्शन मिलता है? क्या वो बदलाव सही में चाहते हैं या फिर अभी भी वो अपने कार्यकर्ता के मूड में है कि मैं इस पार्टी में करता हूँ, उसको मैं सपोर्ट करूंगा, इसको सपोर्ट करूंगा? कभी लगता है रेजिस्टेंस मिलता है क्या आपको? दोनों बातें होती हैं शाहिद जी। रेजिस्टेंस भी थोड़ा बहुत मिलता है, और लेकिन बदलाव की इच्छा जो है वो भी बहुत है। जिन युवाओं से हम मिल रहे हैं उनमें उनको क्लियरली ये चीज दिखाई दे रही है कि हमारे बीच में क्या प्रॉब्लम है। इतने माइनस में जीडीपी चला गया है, अब इसके बाद और भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो बेरोजगारी एकदम अपने चरम सीमा पे है। जो इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में जिस तरह की मुझे लगता है बिहार फ्रस्ट्रेट हो चुका है, और हमेशा की तरह 74 में भी बिहार के युवा ही सामने आए थे, और अब भी बिहार के, मैं बहुत आशा के साथ कह रही हूँ कि अब भी बिहार के युवा ही सामने आएंगे। इसके पहले भी चंपारण के समय में जब गांधी जी यहाँ आए थे तब भी बिहार ही सामने आया था और उनके साथ आंदोलन में खड़ा हुआ था। तो एक बिहार के साथ एक आशा तो है। ये नहीं, एक बदलाव ये है कि मैं थोड़ा सा इसमें और मैं एनालिसिस करना चाहता हूँ। बदलाव हमारे वो भी कार्यकर्ता चाहते हैं जो नया भारत देखना चाहते हैं, बदलाव वो भी युवा चाहते हैं जो आत्मनिर्भर भारत देखना चाहते हैं। एक बदलाव ये भी चाहता है कि
बेरोजगारी के खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं वो भी बदलाव चाहते हैं। तो हमें एक्चुअल में कौन सा बदलाव के साथ युवा है? क्या नया भारत के लिए युवा है? इसका मतलब है वो किसी न किसी लाइन पे, एजेंडे पे काम कर रहे हैं, या फिर आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं? क्या उनको जीडीपी के बारे में सही में पता है कि जीडीपी का मतलब होता क्या है? कि हम जीडीपी ठीक है माइनस में चला गया, ये तो हमें आजादी के टाइम में जब मिला था वो तो 0 जीडीपी से मिला था, वो तो माइनस में था ही नहीं। अब हमें एक हिस्ट्री हमने क्रिएट कर दी है माइनस, लेकिन उनको अंदाजा है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कि या सिर्फ हम सब बदलाव की बात कर रहे हैं? कोई नया भारत बनाना चाहता है, कोई आत्मनिर्भर बनाना चाहता है, और कोई बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाना चाहता है, या कोई समानता का अधिकार चाहिए, लेकिन सब बदलाव चाहते हैं। लेकिन असल में जो हम युवा की बात कर रहे हैं वो क्या पार्टी से ऊपर उठ के या पार्टी के एजेंडे से ऊपर उठ के सोच रहा है? ये भी 2 सेक्शंस में बटे हुए हैं मुझे जहां तक लगता है, लेकिन सब बदलाव चाहते हैं, ये आपने बहुत सही कहा। किस तरह का बदलाव चाहते हैं ये तो धीरे धीरे पता चलेगा कि एक्चुअली में वो लोग क्या सोचते हैं, अपनी समस्याओं को और अपनी चीजों को आइडेंटिफाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को के मुद्दों को के ऊपर खड़ा होके और बात कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये चीज तो बाद में ही पता चलेगी। मैं हसीन से पूछना चाहूंगा कि आप फील्ड में घूमते रहते हैं, लोगों से बात करते हैं, अभी शिक्षक दिवस के टाइम पे भी आपने कई महिलाओं से बात किया, मैंने सुना उनके बारे में, वो कहते तो हैं कि शिक्षा नीति, ये नई शिक्षा नीति थोड़ा सा दिक्कत वाली है, या फिर आगे चल के गलत उसके नतीजे आ सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जो बात कर रहा है युवा शिक्षा नीति की, उसकी गहराइयों को वो जानता भी है? नहीं, बहुत सारे युवा जो हैं, जो पढ़े युवा हैं, एक्चुअली में वो समझ रहे हैं। वो जो शिक्षा नीति आई बारे में गूगल्स पे भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं। वो नीति जो गरीब छात्रों के लिए बहुत ही परेशानी वाली है, जो गरीब बड़े उच्च स्थानों में पढ़ते थे, कम पैसों में, बल्कि ना के बराबर पैसे, उनका प्राइवेटाइजेशन किया जाए, वो लोग समझ रहे हैं। युवा जो अभी हम सब हैं, लोगों से बातें करते हैं, तो बेरोजगारी से बहुत ज्यादा परेशान है। यहाँ जो शिक्षा है उससे बहुत ज्यादा परेशान है। तो युवाओं के मतलब के दो धड़े हैं। पहला है पढ़ा लिखा युवा है, ठीक है, एक वो है जो अशिक्षित युवा है। अशिक्षित युवा भी इस चीज को समझ रहे हैं, क्योंकि उनके घर में भी रोजगार नहीं है। अगर उनका एक भाई पढ़ा है तो उसको रोजगार मिल रहा है। समझ रहे हैं कि कहीं न कहीं बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है। सब एक चीज आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप बोल रहे हैं कि एक भाई पढ़ा लिखा है तो बेरोजगार है, तो ये बेरोजगारी ये बिहार के लिए पहली और नई चीज नहीं है। परसेंटेज बढ़ा हो, और जो आप कह रहे हैं कि जो आपका शिक्षित वर्ग है वो पढ़ लिया है तो उसको रोजगार मिलेगा ही। क्या आपने वो देखा है जो पढ़ाई का स्तर, क्योंकि वो पढ़ने के बाद भी कम्पीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी एजुकेशन उस तरह से नहीं होती, या फिर उस तरह से कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, उस पर किसी ने ध्यान दिया कि नहीं दिया? हम तो बेरोजगारी की बात करें, वो तो बेरोजगार होना ही होना है, क्योंकि आप कम्पीट। हाँ सही, आप शाहिद साहब सही शाहिद भाई फरमा रहे हैं। शिक्षा का स्तर पे बिहार एकदम निचले दान पे खड़ा हो। तो जो युवक शिक्षा भी ले रहे हैं ना, वो कम्पिटेबल है रोजगार के लिए। एक तो रोजगार है नहीं, फिर भी वो रोजगार कम्पिटेबल नहीं हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा है कि यहाँ शिक्षा का बहुत ही निम्न स्तर शिक्षा यहाँ दी जाती है। स्कूल्स हैं, टीचर नहीं आते हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां क्लासेस नहीं होते हैं। नहीं, तो उसके लिए क्या है आपके जैसे बिहार में, क्या वो स्वरोजगार की तरफ नहीं जा सकते? क्या वो कोई ऐसा काम नहीं कर सकते? मान लीजिए जो अगर माइग्रेंट की बात करें, बिहार से वही माइग्रेंट जाके पंजाब में खेती कर लेते हैं, लेकिन वो अपने राज्य में वो खेती नहीं कर पाते। क्या कारण है इसका? क्यों नहीं वो अपने ही राज्य में वही काम करके अपने घर पे रह के वो काम कर सके? आखिर क्या वजह है इसकी? इसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ जो कृषि प्रणाली है वो भी बिल्कुल जैसे स्टेबल है। वो भी अगर कोई कृषि करे तो उसको बाजार नहीं है, सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है, बीज समय पे नहीं मिलता, खाद में मिलावट है। तो यहाँ जो सिंचाई की व्यवस्था है या जो कृषि की व्यवस्था, वो भी बिल्कुल है, इसलिए वो यहाँ नहीं कर सकते। अब तक चूंकि बिहार एक बहुत गरीब मुल्क ये स्टेट है,
यहाँ रोजगार भी उतने सफल नहीं है। यह कारण है कि यहाँ प्लान करके बम्बई में गए तो वहां रोजगार लिए चल गया, वही यहाँ खोलेंगे, यहाँ नहीं चलता है। यहाँ कुल ही मतलब के बाजार नहीं, व्यवस्था नहीं है, तो इस वजह यहाँ उनका चल पाता, वहाँ ये खेती कर पाते। सरकार इस पे ध्यान नहीं देती है, उनको प्रोत्साहन देने सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। ये निर्जीत जी, मेरा आपसे एक सवाल है। आप बता रहे हैं कि आप काफी मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, आवाज उठाते भी हैं। ये जैसे हम बातचीत से पता चल रहा है कि समस्या भी बिहार में जो फेस कर रहे हैं बिहारी, वो बिहार में समस्या जो क्रिएट किया गया है दूसरे बिहारी के ही थ्रू क्रिएट किया गया है, कोई और नहीं। जैसे कि आप करप्शन की बात कर रहे हैं, जो यूरिया बेचने वाला भी बिहार का ही है, आपके साथ करप्शन करने वाला भी बिहार का है, और युवा जो मांग कर रहा है, जो बेरोजगार है, वो भी बिहार का है जी। तो इसे दूर कौन करेगा? हम तो सब बदलाव चाहते हैं, तो क्या जो करप्शन कर रहा है वो क्या आपके साथ खड़ा हो पाएगा? वो तो कह रहा है कि चलो ठीक है, हमारा तो धंधा चल रहा है। जो इंजीनियर है जिसने पुल में घोटाला किया वो भी बिहार से है, वो क्या आपके साथ बदलाव चाहेगा? तो उसको कैसे डील करेंगे? सर मेन है कि सिस्टम की सबसे बड़ी बात है सिस्टम का और उसके पीछे के सपोर्ट का। जैसे यूरिया खाद ही बेच रहा है सर, तो कोई ऐसे यूरिया वाले भी हैं जो कि चाहते हैं कि हम एक्चुअल रेट पे बेचे और कम मुनाफा लेके बेचे और किसान को फेवर करते हुए हम बिजनेस करें। लेकिन उसका एक संगठन है कि एक यूरिया बड़े बड़े जो वेंडर हैं बेचने वाले, वो इनको परेशान करते हैं, फिर यूनिटी बना के उनको मतलब चैन से रहने नहीं देते, जीने नहीं देते, उसके पीछे गुंडा लगा देना या फिर उसके बिजनेस को डिस्टर्ब करना। तो अगर सही रास्ते पे भी कोई जाना चाह रहे हैं, उसके लिए आगे आ रहे हैं, तो उसको भी हर तरह से घेरा जा रहा है, दबाया जा रहा है सर। तो अगर यूनिटी में रिप्रेजेंट होता है, अगर एकता के साथ लोग आते हैं किसी भी मुद्दे में, तो जरूर बदलाव होगा, ऐसा मानना है। तो हमें लगता है कि जैसे युवा जो आगे बढ़ रहे हैं, मान लीजिए 10% है या 5% है, अगर ये उनकी आवाज बन के अगर उनकी बातों को उठाएं एक सही, और आजकल के जमाने में जैसे सोशल मीडिया है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेसिबल है सबके लिए, कोई जरूरी नहीं है कि हमें मेन स्ट्रीम मीडिया ही अगर बोलेगी तभी हम सुन पाएंगे। तो अगर संगठित तौर पे अगर आप लोग करते हैं तो हमें नहीं लगता कि किसी की आवाज दबेगी या कोई परेशान होगा तो उसको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। क्या आप लोगों ने कोई बिल्कुल इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में कुछ कदम बनाने का या कुछ ऐसी स्ट्रेटजी आप लोगों ने बनाई है, या सिर्फ अभी प्रोटेस्ट पे ही अभी लगे हुए हैं? नहीं सर, बिल्कुल स्ट्रेटजी हम बना भी रहे हैं, और साथ में हम एक्टिविटी के साथ भी, जैसे लोकल लेवल का मुद्दे है तो हम चाह रहे हैं युवा वहाँ क्लब बना के अपने ही मुद्दे के लिए और आवाज उठाएं। मेरा ये कहना है सर कि अगर हम अकेले, सब में पोटेंशियल है सर, अपना अपना अलग अलग पोटेंशियल है, लेकिन हम अगर अकेला आवाज उठाना चाहेंगे सर किसी भी मुद्दे के लिए, तो हम डोमिनेंट नहीं हो पाएंगे, सिस्टम पे इम्पैक्ट नहीं डाल पाएंगे सर। इसके लिए हम लोग को संगठित होना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं, तो गाँव-गाँव में क्लब बना के युवाओं का, और वहाँ के जो भी लोकल इशूज हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनको वो लोग आवाज उठाएं, उनके लिए हम लोग आगे आएंगे, उनको फेवर करेंगे, उनको हम उनके साथ आने का और सपोर्ट करने का काम करेंगे सर, और उनके आवाज में आवाज मिलाकर उनकी जो भी इशूज हैं उनको रिप्रेजेंट करने का काम करेंगे सर। तो कोई संगठन आपने क्रिएट किया है क्या इस काम के लिए? नहीं सर, हम युवा शक्ति के माध्यम से, हम युवा शक्ति का सदस्य हैं और युवा शक्ति के माध्यम से ही कर रहे हैं, और उनको तरीके से बताने की जरूरत है कि हम आप ही के क्षेत्र में आप ही के लिए काम कर रहे हैं, आप ही के मुद्दे के लिए काम कर रहे हैं, प्लस आपको हम सपोर्ट भी कर रहे हैं, आपको मार्गदर्शन का भी काम कर रहे हैं, और हम आपको हर तरह से सपोर्ट भी कर रहे हैं। वो फेलोशिप का बात हो, या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्लेटफॉर्म देने की बात हो, या फिर हर तरह के एक्टिविटी से जोड़ने की बात हो, नया नया मेथोलॉजी हम लोग अपनाने का काम कर रहे हैं। उस पे ग्रास रूट पे हम लोग सर इम्प्लीमेंटेशन का काम शुरू कर चुके। शुक्रिया रंजीत जी। प्रतिभा जी, अगर आपका जो टेक्निकल प्रॉब्लम ठीक हो गया है तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि एक बिहार राज्य ऐसे राज्य जहाँ पे क्राइम रेट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और काफी ये महिलाओं के खिलाफ असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है, वैसे एक राज्य में एक महिला होना आपके लिए क्या लगता है कि कैसे आप लोग क्या आप लोग सुरक्षित महसूस करते हो? क्या 4 बजे के बाद आप अकेले बाहर निकल सकते हो, या फिर पढ़ने के लिए अगर जाना हो कहीं पे शाम में 7 बजे के बाद 8 बजे के बाद, क्या आप जा सकते हो आज के माहौल में?
वहां पे जाते हैं, शाम हो जाती है तो 10 लड़के जहाँ पे खड़े रहते हैं, तो वहां से क्रॉस करने में डर लगता है कि कुछ अनसर्ट ना बोल दे, जिसके कारण वो अगर कुछ में बोलता है, अगर कोई बुजुर्ग सुन लिए वहां पे आसपास में, तो उनको ऐसा लगता है कि ये लड़की कैरेक्टरलेस है, ये शाम को करने क्या गई थी, पढ़ने कैसे गई थी। पापा पे आवाज उठाता है, पापा को ये बोला जाता है कि आप अपनी बेटी को शाम को क्यों भेज रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, शाम को भेजते हैं तो लड़का क्रिएट कर रहा है, जो ये प्रॉब्लम हो रही है। इसका मतलब है आपको दोहरी मार झेलनी पड़ती है, एक तो अपनी असुरक्षा की भावना जो ये है, और वो मतलब डर लगता है कि शाम में जाने के लिए। दूसरा, अगर आप को कोई किसी ने टोक दिया तो उल्टा गार्जियन भी आपको डांटता है कि आप शाम में क्यों निकली। जी, तो गार्जियन से डांट पड़ती है कि आखिर तुम ऐसा क्या कर रही थी, मेरी गलती ना होते हुए भी उन्हें लगता है कि तुम कुछ ऐसा की होगी जिससे कि वो तुमको टोका है। अगर उससे कुछ पूछा जाता है तो लड़का डायरेक्ट बोलता है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, उसने किया, जो भी किया है, और हमारी बातों को दबा दिया जाता है। तो ऐसे हालत में क्या लगता है कि आपको इस समाज में रह के कैसा लगता है? क्या आपको दूसरे को शिक्षित या जागरूक करने का मन करता है कि काश हमारी एक ऐसी टीम होती जो हम समझा सकते समाज को कि देखो हमारा भी उतना ही हक है जितना कि एक पुरुष का हक है? इसके लिए कुछ कर रही हैं आप? सर ऐसा है ना कि हमारे जो भी हम गांव से हैं, तो वहाँ पे जागरूकता, शिक्षा की जागरूकता बहुत ही कम है, जागरूक नहीं है लोग, और जो भी जागरूक है वो चाहते हैं कि अपने बच्चे को पढ़ाए। बेटिया को तो पढ़ाना नहीं चाहते जल्दी, जो भी पढ़ाना चाहते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो पैसे मतलब इकट्ठा करते हैं, मतलब वो फैमिली थोड़ा सा लोअर फैमिली होती है, तो वो करते हैं अपना, और उससे ये पता चलता है कि आगे रोजगार ही नहीं मिल रहा है, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होता है कि जब रोजगार ही नहीं, अपनी बेटी को पढ़ाई शिक्षित की है, वो दूसरे घर गई है, वहाँ भी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि घर से नहीं निकलना है, कुछ नहीं करना है, आवाज को दबा दिया जाता है कि अगर तुम कुछ बोलती हो तो हमारे फैमिली वाले पे इफेक्ट पड़ेगा, तुम आवाज मत उठाओ, कुछ मत बोलो। तो आप जैसे आपने बताया कि आप गांव से हैं, और उस गांव में क्या क्या हालत है इस लॉकडाउन में? जैसे सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, शहरों के बच्चे, क्या आपके यहाँ भी बच्चे ऑनलाइन क्लास कर लेते हैं क्या? हमारे गांव में जितने भी हैं तो 5-6 ही लड़के जो है, 5-6 बच्चे हैं जो ऑनलाइन क्लास कर पाते हैं, बाकी ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाते, क्योंकि सबके पास स्मार्टफोन नहीं है, और स्मार्टफोन है तो उसमें बैलेंस नहीं रहता है उन लोगों के पास में, जिसके कारण वो लोग ऑनलाइन क्लास नहीं करवा पाते अपने बच्चे को। वहाँ पे मतलब जागरूकता, शिक्षा में जो जागरूकता बहुत कमी है, नहीं चाहते बच्चों को पढ़ाना, उन लोगों का ये कहना है कि पढ़ा के क्या होगा। जी हसीब साहब, ये मैंने सुना है जैसे कि गांव के हालात ऐसे हैं, और ये बहुत बड़ा ये मैटर है डिजिटल डिवाइड का, ये लॉकडाउन के पीरियड में। तो क्या ऐसा कोई टीचर आपके नजर में आया जिसने एक एक्स्ट्रा माइल जाके उसने इस डिजिटल डिवाइड को खत्म किया हो, या खुद जाके कम्युनिटी में बैठ के पेड़ के नीचे उन बच्चों को पढ़ाता हो जो जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है? इस तरह के कुछ आपको दिखे? जैसे पहले के शिक्षक होते थे, आज जो हम लोग बच्चे थे उस जमाने में, अगर शिक्षक है तो उसको बहुत अच्छे नजर से देखा जाता था, वो एक्स्ट्रा एफर्ट लेता था कि बच्चे को किसी तरह से पढ़ाया जाए, चाहे उसे कितनी भी कठिनाइयां हो। क्या इस तरह का कोई शिक्षक आपको बिहार में दिखा आज के माहौल में, जो डिजिटल इंडिया और नया भारत ना के बराबर शिक्षा का तो बड़ा बाजारीकरण हुआ है। शिक्षक भी इस हिसाब से रिएक्ट करते हैं, हर चीज को पैसे तोलना, पैसे से देखना। ऐसा अभी तक कोई शिक्षक हमको नहीं दिखा जो इस लॉकडाउन में बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर हो, या उनको एक बाय एक करके हो, या पेड़ के नीचे बैठा, ऐसा कुछ हमको दिखाई नहीं दिया। रंजीत जी, मैं जानना चाहूंगा, रंजीत जी आपने बताया कि आप काफी डॉक्यूमेंट्री और सोशल इश्यूज पे आपने कवर किया है। रंजीत जी, तो आपको कोई ऐसा कोई एग्जाम्पल लगा कि जिसमें लगा कि बिहार देश का एक बहुत सकारात्मक एक एग्जाम्पल बन सकता है अगर हम लोग इसको आगे बढ़ाने का मौका दें? कुछ ऐसा आपको लगा उस डॉक्यूमेंट्री और सोशल इशू कवर करते वक्त? हाँ बिल्कुल सर, मुझे जब एक विद्यालय मुझे जब मौका मिला डॉक्यूमेंट्री करने का, तो इतना मुझे पॉजिटिवली लगा कि हमको लगा कि बिहार में सबसे बड़ा एक अचीवमेंट इस विद्यालय का है कि उस विद्यालय में टीचर की जो क्वालिटी मैंने देखा, मुझे लगा कि ये लोग इतना परिपक्व है हर क्षेत्र में कि शायद मुझे आसपास के पूरे समस्तीपुर में ऐसा विद्यालय नहीं मिला। उस विद्यालय का नाम है राजकीय मध्य विद्यालय नंदिनी, जिसको राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला, और उस विद्यालय में मानिए कि हर सुविधाएं मतलब अवेलेबल है।
और जहां तक की जो रिसोर्सेस की बात है, तो मुझे लगा कि उस कॉलेज को भी इतना रिसोर्स नहीं होगा जितना इस विद्यालय में है। मुझे बहुत प्रसन्नता मिली और मैं उससे बारीकी से 1 हफ्ते तक उस चीज को मैंने फुटेज को कवर करके डॉक्यूमेंट्री किया। और मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वीडियो वॉलंटियर न्यूज सर्विस, स्टालिन का डायरेक्टर है। बहुत ही हमारा ये है कि अभी तक 9000 वीडियो डॉक्यूमेंट्री बना है सामाजिक मुद्दे पर वीडियो वॉलंटियर के द्वारा, जिसमें 25% डॉक्यूमेंट्री पर बदलाव हुई है। और मैं अभी तक 100 वीडियो डॉक्यूमेंट्री किया हूँ सामाजिक मुद्दे पर। मुझे उसमें लगभग ऐसे मुद्दे भी मिले हैं जहां मुझे बहुत दुख हुआ है। जैसे कि मैं एक गांव में गया था जहां एक विद्यालय में 200-250 बच्चे हैं, सिर्फ ओनली एक टीचर है, और 250 बच्चे को क्या उस क्वालिटी एजुकेशन देना इस दृष्टिकोण से संभव है? नहीं है। और मुझे लगा कैसे इस तरह के बहुत सारे विद्यालय हैं जहां एक शिक्षक है, 200-300 बच्चे हैं पढ़ा रहे हैं। जब मैं वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से बात किया तो वो लोग बताए क्या करें सर, हम लोग के पास फंड ही नहीं है, टीचर अवेलेबल ही नहीं है, हम क्या करें, व्यवस्था ही उसी प्रकार से है। मैंने एक और ऐसी स्कूल देखा था जहाँ की मुझे लगा कि मुझे रोना चाहिए, ऐसा स्थिति मुझे स्कूल में देखा। लगभग 4-5 कमरे था जहाँ पूरा टूटा फूटा है, फर्नीचर टूटा है, ऊपर से कभी भी पत्थर ईंट गिर सकता है, उस पर से खपड़ल का मकान था, गिर के कई बच्चों का पार फूट गया साइड से। और इस प्रकार से नेगेटिविटी भी विद्यालय में है, लोग उस पर कोई ध्यान नहीं दे पाते हैं। विधायक से भी ये लोग काफी प्रयास किया, लेकिन विधायक भी उतना एक्सेप्टेबल नहीं थे। और जहां तक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से मैंने बात किया तो बोला कि फंड ही नहीं मेरे पास, मैं क्या करूं। तो ऐसे ऐसे विद्यालय भी है, नेगेटिव भी इस तरह की स्थिति है कि हमें अजीब लगता है सुनने में और देखने में। ग्रास रूट पर जाते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है जब टीचर कहते हैं सर मेरे पास देखिए 5 कमरे हैं, सब बरसात के समय स्कूल बंद करना पड़ता है। लगभग बरसात के मौसम में 75% स्कूल बंद रहता है। अब इस स्थिति में बताइए कि अगर हम देश में इस तरह के विद्यालय को आइडेंटिफाई करें तो क्या क्वालिटी एजुकेशन होना संभव है? बहुत ही मुश्किल है। और हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, जब फर्नीचर नहीं है, जब संसाधन ही नहीं है, तो क्या बच्चे पढ़ पाएंगे? जी और ऐसे में इस तरह के और चीजें मुझे देखने को मिला। ठीक है रंजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा एक शहरी परिदृश्य में टीना जी से मैं पूछना चाहूंगा। टीना जी ने अभी सुना कि प्रतिभा को डर लगता है शाम में 6 बजे के बाद जाने में, किसी के बारे में अगर बोल दिया गार्जियन से तो गार्जियन से उल्टी डांट पड़ती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है बिहार में? जी, ये सब डिपेंड करता है आपके क्लास और कास्ट किसके हैं, लेकिन फिर भी लड़के और लड़कियों में फर्क तो किया ही जाता है। मेरे पिताजी जो हैं वो डरेंगे अगर मैं रात में अकेले कहीं जा रही हूँ यहाँ इस परिवेश में, या इवन पटना जैसे शहर में भी। तो ये फर्क तो हर जगह दिखेगा आपको। ये जो मुद्दा है सेफ्टी का, वुमेन सेफ्टी का, चाहे वो शहरी इलाके में हो चाहे वो गांव के इलाके में हो। हाँ, लेवल अलग अलग हो सकते हैं। शायद गांव के इलाके में उसमें ज्यादा लोग लड़कियों को ज्यादा रुकावट आती हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि शहरी लड़कियों के साथ नहीं है ऐसा। उनके साथ भी पैसे ही। आपने विदेशों में पढ़ाई की, आपके फैमिली ने उनको पढ़ाया, तो आपके परिवार में शिक्षा को ज्यादा महत्व दी गई, लेकिन वही आपका दूसरा जो पहलू है, उसी बिहार में एक प्रतिभा है जिनकी फैमिली के लिए पढ़ाई एक महिला के लिए वो सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है, वो उनके बेटे के लिए प्राइमरी है। तो ये इतना फर्क कैसे कि आप भी बिहार से हैं, आपकी भी फैमिली बिहार में है और इनकी भी फैमिली बिहार में है, आखिर ये चेंज और ये चीजें कैसे पॉसिबल हुआ आपके फैमिली के साथ और इनके साथ क्यों नहीं हो पाया? अब मैं फर्क तो नहीं करना चाहूंगी, लेकिन मुझे मेन जो एक मुद्दा दिखाई देता है, फर्क दिखाई देता है, वो ये है कि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी के समय से मेरे दादाजी इस चीज के बारे में काफी अवेयर थे। वो फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने भाग लिया हुआ है। और जनरेशन से हमारे यहाँ पे पढ़ाई को लेकर के एक बना है। मेरी दादी थी, वो लड़कियों की पढ़ाई के ऊपर बहुत ये देती थी, मतलब जोर देती थी कि लड़कियों को पढ़ाई करनी ही चाहिए। तो यहाँ इस समाज में लड़के लड़कियों के ऊपर फर्क पड़ता है कि आप किस कैटेगरी, किस जगह से आप आ रहे हैं, किस फैमिली से आप आ रहे हैं। मेरे पिताजी जो है वो भी काफी अवेयर हैं। मेरी मम्मी जो है वो
काफी ट्रैवल किए हुई है मेरी फैमिली जो है, तो ट्रैवलिंग से भी मुझे लगता है एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। आप 10 लोगों से मिलते हैं, आपको एक्सपोजर एक मिलता है, तो एक डिफरेंस आता है उस चीज में। जो ट्रैवल तो आप पॉसिबल ही नहीं है, जैसे ये बता रही हैं कि बिहार में एक महिला के को ट्रैवल करना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, तो इनके लिए तो ट्रैवल करना मुश्किल है। दूसरा है कि अगर ये ट्रैवल करेंगी तो वो अफोर्ड करना भी मुश्किल है, क्योंकि उनकी इतनी इनकम नहीं होगी फैमिली की जो गांव में जो रहते हैं, ताकि वो अफोर्ड कर सके उस तरह के तो ट्रैवलिंग। वही तो मेंटालिटी है शाहिद जी कि आप दहेज में 2 लाख रुपए खर्च कर देंगे बेटी के दहेज में, लेकिन आप उसकी पढ़ाई और उसके ट्रैवल और उसके एक्सपोजर के लिए खर्च नहीं करेंगे, तो यहाँ तो डिफरेंस आ जाता है। ये यहाँ आप कैसे दूर होगा? एक महिला होने के नाते आप जागरूक हैं, ये भी जागरूक हैं, गांव से हैं, आप शहर से हैं, क्या दोनों के दिमाग में क्या ऐसी चीजें हैं जो ये आपने बताया ये गलत है, ये प्रतिभा को भी पता है कि ये गलत है, इनके लिए फैमिली के लिए एक बर्डन है, लेकिन ये दूर होगा कैसे? क्योंकि हमको जानते हैं, हम भी किसी न किसी की बहन है या किसी कोई भी हमारा एक मेल पर्सन तो हमारी फैमिली में है जो इसकी डिमांड करता है, ये दूर होगा कैसे? ये पहली बात तो ये है कि समझाना जो है उनको कि लड़कियों का किसी भी समाज में, कोई भी समाज तभी आगे बढ़ता है जब वहां के दोनों पहिए जो हैं वो एक जैसे हों। अगर लड़की कमजोर है तो कभी समाज वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, या अगर लड़का कमजोर है तो भी समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। लड़की के साथ ये ज्यादा है क्योंकि वो एक माँ भी रहती है, वो और भी बहुत सारे रिलेशनशिप्स को डील करती है, और जब किसी आगे का जनरेशन जो है, हमारे बच्चे जो हैं, वो अगर माँ के साथ ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, और माँ ही अगर पढ़ी लिखी नहीं है, माँ ही अगर समझदार नहीं बनाई जा रही है समाज के द्वारा, तो आप बच्चों के साथ आप क्या, तो वो एक विशेष सर्कल है। उस विशेष सर्कल को अगर आप समझा सकें, अगर हम लोग इस चीज को उनको अवेयर करा सकें, तो मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आएगी उनको। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग उस चीज को इग्नोर करेंगे। इसके लिए क्या युवा शक्ति के पास कोई प्लान है क्या कि महिलाओं के को अवेयर करना, उनके राइट्स के बारे में बताना, या फिर उनको कैसे आगे बढ़ना है एक लीडरशिप क्वालिटी के साथ? क्या आप लोगों ने जी बिल्कुल, इसलिए हम लोगों ने, युवा शक्ति ने पहले से ही ये तय करके रखा हुआ था कि हम लोग जो पंचायत लेवल पे जो भी लड़के लड़कियों के साथ काम करेंगे, तो लड़कों के साथ तो जरूर करेंगे, लेकिन लड़कियों के साथ भी 50% उनकी भागीदारी इस चीज में रहनी चाहिए। और उसके साथ कुछ प्रोग्राम्स भी हैं हमारे, जो कि जिनके द्वारा हम ना सिर्फ लड़कियों तक पर उनके पेरेंट्स तक पहुंचने की बात कर रहे हैं, उनको समझाने की बात कर रहे हैं। उनके लिए एक कम्युनिटी जर्नलिज्म का कोर्स करवा रहे हैं, या इस तरह के छोटे छोटे कोर्स जिससे उनके पेरेंट्स को ये समझ में आए कि इससे फायदा है, लड़की को भी फायदा है, समाज को भी फायदा है और फैमिली को भी फायदा है। तो इस चीज को एक करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं युवा शक्ति के द्वारा। शुक्रिया टीना जी। मैं आखिर में मैं रतन जी से कुछ सुनना चाहूंगा फिर से, कि आखिर में जाते जाते हमें कुछ बताएं या कुछ उम्मीद ऐसी दे के जाएं ताकि दूसरे के लिए एक संदेश भी हो, और वो अपने ही अंदाज में सुनाएं ताकि हम उसे दूसरों तक पहुंचा सकें। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। धन्यवाद सर। शुक्रिया रतन जी। और जाते जाते हम सभी युवा से यही कहेंगे कि ये इस वतन के बारे में जरूर सोचे, जैसे रतन जी ने बताया, और दिमाग में और जहन में रखें, और अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में जरूर सोचें कि उनके कितने अधिकार हैं, क्या उनको पता है, क्या वो लोग इसकी मांग कर सकते हैं या मांगते भी हैं कि नहीं मांगते हैं, इसका जरूर ख्याल रखें। और आगे फिर किसी और एपिसोड में हम लोग फिर साथ डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।